हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट ऑफिसर प्लेटफॉर्म। आज हम लोग इस वीडियो में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका 5 इयर्स प्लान। तो पहले मैं बताना चाहूँगी आप लोग को कि ये 5 इयर्स प्लान ये हमारा सेकेंड वीडियो है एक्चुअल में। और इसके पहले हम लोग का एक वीडियो आ चुका है जहाँ पर हम लोग प्लानिंग के बारे में सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा 5 इयर्स प्लान। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो प्लान आया था वो था फर्स्ट 5 ईयर प्लान। और ये प्लान कब आया था? ये प्लान आया था 1951-56 में आया था। 51 में शुरू हुआ था, 56 में इसका ख़त्म हुआ था, इसका टारगेट। ये जो प्लान था, हम सभी को पता ये चीज़ कि 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद 1950 में प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश हुआ और 1951 में हम लोग सबसे पहला प्लान लेके आए। ठीक है। और ये जो प्लान था, प्लानिंग क्या होता है, हम लोग पहले से सोच लेते हैं कि हम लोग को ये आगे 5 साल में और क्या क्या चीज़ करना है, क्या क्या चीज़ डेवलप करना है। तो हम लोग ये सबसे पहला प्लान 1951 को लेके आए। ये जो प्लान था मेनली क्या किया, मेनली किस सेक्टर को ज़्यादा फोकस किए थे इसमें इसमें हम लोग प्राइमरी सेक्टर को लेकिन ज़्यादा फोकस किए थे। प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चरल सेक्टर ही आता है, तो यहाँ पर हम लोग ज़्यादा फोकस किए थे। लेकिन उसके पीछे का रीज़न हम लोग समझ लेंगे कि हम लोग क्यों प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किए थे। हम लोग को उस समय ये देखने को मिला था कि हम लोग जो है ना, बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन्स को इम्पोर्ट कर रहे थे। बाहर कंट्रीज में से बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन्स को हम लोग इम्पोर्ट कर रहे थे, जिसके कारण प्राइसेस बहुत हद तक बढ़ गई थी। अब प्राइसेस बढ़ने के कारण तो लोग तो नहीं खरीद पाएंगे ना। अगर बहुत ज़्यादा चावल का इतना ज़्यादा दाम होने लग जाएगा तो आप क्या चावल खरीदेंगे? आप तो भूखे पेट सो जाएंगे। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा प्राइस राइज का समस्या आ रहा था कि गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा जो है ना फूड ग्रेन्स इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। ये तो बहुत ख़राब चीज़ है, जो बहुत एसेंशियल कमोडिटी है। तो इसीलिए इस प्लान में हम लोग सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर पे फोकस किए और हम लोग का हाईएस्ट प्रायोरिटी बन गया एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए हमें इरिगेशन को डेवलप करना पड़ेगा और पावर प्रोजेक्ट्स भी लाने पड़ेंगे। तो इसीलिए इस प्लान में बेसिकली पूरी एग्रीकल्चरल बेस्ड ये प्लान था। तो यहाँ पर हम लोग मेजर इरिगेशन प्लान्स लेकिन एस्टैब्लिश किए। सबसे पहला जो भाखड़ा नांगल डैम, फिर हीराकुंड डैम जो महानदी नदी के ऊपर बनी हुई है, फिर मेतूर, फिर डीवीसी जो वेस्ट बंगाल में है। ठीक है। ये सब डैम्स लेकिन एस्टैब्लिश हुआ था मेन इसी पर्पस में कि एग्रीकल्चर को किस तरह से हम लोग बढ़ा सके, क्योंकि रेनफॉल पे तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रह सकते। फिर हम लोग को जो देखने को मिला था कि एट द एंड ऑफ 1956, एट द एंड ऑफ दिस प्लान 5 मेजर IITs वे एस्टैब्लिश। ठीक है। आप लोग अगर इंडिया का मैप देखेंगे, ये 4 एरिया में लेकिन 4 IIT। ठीक है। IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास और इधर में IIT कानपुर। ये 4 मेन IIT उस समय लेकिन एस्टैब्लिश हुए थे। मेनली IITs का मेन पर्पस क्या होता है कि वहाँ पर रिसर्च हो। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च हो ताकि किस तरह से हम लोग अपना एग्रीकल्चरल सेक्टर को डेवलप कर सके। ये जो प्लान है बेसिकली वो हैरड डोमर मॉडल के ऊपर पूरी बेस्ड था। हैरड डोमर मॉडल अब क्या होता है? हैरड डोमर मॉडल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ये मॉडल को अच्छे से समझेंगे कि ये मॉडल एक्चुअल में क्या है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, इस प्लान में हम लोग ने अपना ग्रोथ रेट को कितना रखा था? 2.1। शुरू में कम ही रखे थे कि भाई नहीं होगा होगा, इसलिए हमने आपको थोड़ा सा अंडरमाइन ही करके रखे थे कि नहीं कम ही रखते। तो यहाँ पर हम लोग 2.1 रखे थे, लेकिन अचीव कितना हो गया? 3.6। बल्ले बल्ले, खुशी से मारे हमारा दिल खुश हो गया। इंडियन गवर्नमेंट एकदम खुश हो गए थे कि अरे वाह बहुत अच्छी बात है। 2.1 हम लोग रखे थे, लेकिन हम लोग तो अपने टारगेट से बहुत अच्छा ये किए, परफॉर्म किए। तो 3.6 हम लोग का लेकिन अचीव हुआ ग्रोथ रेट। यहाँ से इस पॉइंट को प्लीज़ आप लोग लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ये एक बहुत ही सक्सेसफुल प्लान था, बहुत ही सक्सेसफुल प्लान था। फर्स्ट प्लान पीरियड सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल था। तो ये अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि फर्स्ट प्लान पीरियड। अब इसके तहत हम लोग और भी कुछ समझ लेंगे, वो है आपका इस प्लान में लेकिन कुछ और भी प्लान्स हुए थे। तो उसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आप लोग ये पीपीटी में वो चीज़ लिखी हुई नहीं है, आप लोग अपना कॉपी में अगर लिखना चाहते हो तो उसको लिख सकते हो। ठीक है। यहाँ पर 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू हुई थी। फिर 1952 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एस्टैब्लिश हुआ था। फैमिली प्लानिंग शुरू हुई थी 1952 को।
ठीक है, फैमिली प्लानिंग की गई थी कि नहीं भाई अभी हम लोग अपना पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। फिर आप लोगों सभी को पता है कि सबसे पहला लैंड रिफॉर्म्स पास हुआ था इसी लैंड रिफॉर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 1951 में। फिर वेस्ट बंगाल स्टेट एक्विजिशन एक्ट आया था 1953 में। तो ये सब कुछ एक्स्टैब्लिश हुआ था। बेसिकली इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्स्टैब्लिश हुआ था 1955 में। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको हम लोग एनटीपीसी भी बोलते हैं, वो भी यहाँ पर एक्स्टैब्लिश हुआ था 1955 में पावर प्रोजेक्ट्स के तहत। ठीक है, और फर्स्ट फाइनेंस कमीशन इसके तहत ही लेकिन एक्स्टैब्लिश हुआ था, इसी प्लान पीरियड में एक्स्टैब्लिश हुआ था। ये सब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। अब इस प्लान में बेसिकली कितना बजट था, 2069 करोड़ का पूरा बजट था, जहाँ पर सबसे पहले हम लोग पता ही एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चरल बेस्ड प्लान। तो यहाँ पर इरिगेशन और एनर्जी में सबसे ज़्यादा परसेंट हम लोग स्पेंड किए थे, वो है आपका 27.2%। ठीक है, सबसे ज़्यादा हम लोग इरिगेशन में स्पेंड किए थे। और उसके बाद ट्रांसपोर्ट, ये डेटा आप लोग लर्न थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसको मैं और आप लोग को समझा नहीं रही हूँ, बस ये वाला अमाउंट याद करके रखिएगा। 2069 करोड़ स्पेंड हुआ था इस प्लान पीरियड में। अब आया हम लोग का सेकेंड प्लान पीरियड। सेकेंड प्लान पीरियड का ड्यूरेशन क्या था? सेकेंड प्लान पीरियड का ड्यूरेशन था 1956 से लेके 1961। यहाँ पर हम लोग देखते, अब एग्रीकल्चर में तो हम लोगों ने फोकस कर लिया। अब सेकेंड हम लोग का इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज आ गया कि एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर को डेवलप कर रहे हैं, तो अब सेकेंडरी सेक्टर को भी हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना पड़ेगा भाई। तो सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग तब इस प्लान पीरियड में हम लोग का मेन फोकस था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की। अब हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज एक्स्टैब्लिश करने पड़ेंगे, और वो भी कैसा इंडस्ट्रीज, वो भी हैवी इंडस्ट्रीज एंड कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। इससे ऐसे ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को हम लोग एक्स्टैब्लिश करना पड़ेगा, तब जाके होगा हमारा कंट्री डेवलप्ड होगा। ठीक है, तब यहाँ पर ये जो मॉडल, बेसिकली ये मॉडल कौन लेके आया था? ये मॉडल लेके आया था प्रोफेसर महालनोबिस, इसको पीसी महालनोबिस भी हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का उस समय जो इकोनॉमी था वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी था, क्लोज्ड इकोनॉमी था, इसीलिए बेसिकली हम लोग को शॉर्टेज ऑफ फूड कैपिटल ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को देखने को मिल रहा था, क्योंकि हम लोग का बाहर से तो कुछ वैसा होता नहीं था ना, क्लोज था पूरा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ही कम होता था। तो बहुत ही मतलब प्रॉब्लम था हम लोग के पास। हम लोग तो सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी है नहीं कि हम लोग को सब कुछ इंडिया के अंदर है, हम लोग को बाहर से भी तो कुछ लेके आना पड़ता है। तो वो उस समय अलाउ नहीं था, इसलिए प्रॉब्लम बहुत देखने को मिली थी। अब इसके तहत हम लोग को 5 मेजर स्टील प्लांट्स एक्स्टैब्लिश हुआ था। वो कौन से थे? भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भिलाई किसके कॉर्पोरेशन में था, किसके साथ मिलके? वो है रशिया, दुर्गापुर ब्रिटेन, और राउरकेला बेसिकली जर्मनी। तो BRDU एंड RG। और यहाँ पर देखने को मिला था हम लोग का ग्रोथ 4.5। अभी हम लोग अपना ग्रोथ रेट का एक्सपेक्टेशन को बढ़ा दिए थे, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ रेट 4.27 हुआ था। इतना ज़्यादा ये सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन हाँ मॉडरेटली सक्सेसफुल आप बोल सकते हैं इस प्लान को। ठीक है, और अब आया आपका थर्ड प्लान पीरियड। थर्ड प्लान पीरियड सबसे खराब प्लान पीरियड था, जानते, सबसे खराब। ये इसका ड्यूरेशन था आपके पास 1961 से लेके 1966 का इसका ड्यूरेशन लेकिन था। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग का मेन एम क्या था? हम लोग इस प्लान के तहत हम लोग का मेन एम था कि हम लोग इंडिया को बेसिकली क्या बनाना चाहते हैं? हम लोग इंडिया को बेसिकली सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी। इस शब्द का मतलब क्या हुआ? सेल्फ रिलायंट। अभी मोदी जी बोलते हैं ना आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, तो उसी का मतलब हुआ सेल्फ रिलायंट, खुद के ऊपर निर्भर। हम लोग को और किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, हम लोग खुद से अपना सब कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है, और सेल्फ जनरेटिंग, यहाँ पर सब कुछ जनरेट होता है, सेल्फ जनरेटिंग, हम लोग को और किसी पे ऊपर डिपेंडेंट होना ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली एम क्या था? बेसिकली एम था डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया हुआ था, और साथ में बैलेंस्ड एंड रीजनल, बैलेंस ग्रोथ के बारे में लेकिन बोला गया था। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या था? उस समय बहुत गंदा सिचुएशन से इंडिया गुजर रहा था। और क्या गंदा सिचुएशन था उस समय? हम लोग को दो वॉर्स देखने पड़े थे इस पीरियड में। दो वॉर्स कौन से? एक तो थे इंडो चाइना वॉर जो 1961 में शुरू, 1962 के बीच, और दूसरा था इंडो पाकिस्तान वॉर जो 1965 में लेकिन शुरू हुई थी।
और ये दो तो कम नहीं था, साथ में और हम लोग को क्या देखने को मिल गई थी, ये 1965-66 में बहुत सिवियर ड्राउट कंडीशन आ गया था इंडिया में। अब ड्राउट आने से तो आपको पता ही है क्या हालत होता है, कि एकदम मतलब सूखा पड़ जाता है सब कुछ। ठीक है, तो इसके तहत जब सूखा पड़ गया तब तो फिर हम लोग को अपना जो फंड एलोकेटेड था इस प्रोजेक्ट के लिए, वो क्या हुआ, हम लोग को इस चीज को ठीक करने में ज्यादा से ज्यादा लग गया। अब देखिए अभी जैसे कोरोना का सिचुएशन चल रहा है, कोरोना में क्या गवर्नमेंट को तो पहले से पता नहीं था ऐसा कुछ सिचुएशन, तो वहां पर वो जो फंड दूसरे कोई और चीज के लिए एलोकेटेड था वो बेसिकली कोरोना के ठीक होने के लिए वहां पर हम लोग ज्यादा से ज्यादा वहां पर दे दिए। वैसे यहाँ पर हुआ था, तो ये प्लान में ना हम लोग अपने आप को जो हम लोग का टारगेट था वो हम लोग मीट नहीं कर पाए थे, बिल्कुल भी मीट नहीं कर पाए थे यहाँ पर। ये एक बहुत ही खराब चीज लेकिन यहाँ पर हुआ था। साथ में हम लोग क्या देखेंगे कि इस प्लान में आप लोग देखेंगे यहाँ का जो टारगेट ग्रोथ हम लोग क्या रखे थे 5.6, ठीक है 5.6 हमारा टारगेट था, लेकिन एक्चुअली हम लोग कितना ग्रो किए थे, एक्चुअली 2.4। 2.4 हम लोग आधा भी नहीं रीच कर पाए थे, हम लोग के टारगेट से हम लोग आधा भी नहीं रीच कर पाए थे। अब देखेंगे कि जैसे दिन जा रहे हैं ना वैसे वैसे टारगेट भी बढ़ते जा रहे थे इंडियन गवर्नमेंट का, लेकिन वही है। और इस मॉडल में बेसिकली ये जो बोलते हैं ना कि इसको भी गडगिल योजना के ऊपर बेस है, गडगिल योजना, ठीक है, ये वाला पूरा जो मॉडल है वो गडगिल योजना के ऊपर लेकिन बेस था। फिर आपके आए एनुअल प्लान्स। अब इंडिया में तो इतनी खराब हालत हो गई थी, इंडिया का मॉडल इंडो चाइना में वो हार गए, साथ में ऐसा हो गया कि फंड्स ही नहीं अब इंडिया के पास। तो वो बोले कि नहीं भाई अभी हम लोग कोई भी प्लानिंग नहीं करेंगे, हम लोग प्लानिंग से एकदम हॉलीडे ले लेंगे। तो इसीलिए ये जो 3 एनुअल प्लान्स थे ना इसको प्लान हॉलीडे भी बोलते, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी प्लानिंग नहीं किया गया था। बहुत ज्यादा जब इंसान थक जाता है ना तो रेस्ट करने का कोशिश करता है, तो वैसे यहाँ पर भी इंडियन गवर्नमेंट क्या की बोले कि नहीं अभी हम लोग कुछ भी प्लानिंग नहीं करेगा, हम लोग इतने अनस्टेबल कंडीशन में है, तो हम लोग अब अपने आप को थोड़ा रेस्ट दे के सोचेंगे कि हम लोग को आगे और क्या करना चाहिए। तो हम लोग का उस समय मॉरल बहुत ज्यादा लेकिन डाउन हो गया था। क्यों डाउन हो गया था, एक वॉर के कारण, दूसरा हमारे रिसोर्सेज बहुत ही कम थे, और साथ में इन्फ्लेशन भी बहुत उस समय हाई हो गई थी, जो प्राइस लेवल थी ना बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, लोगों के पास खाना नहीं है जो है उसका प्राइस इतना हाई है। तो ऐसी एक सिचुएशन हम लोग को देखने को मिल गई थी उस समय। तो हम लोग ये जो 3 साल का जो पीरियड है बेसिकली, ये 3 साल हम लोग क्या किए, हम लोग थोड़ा सा अपने आप को आराम दिए कि नहीं भाई हम लोग और कुछ अभी नहीं करेंगे। ठीक है, अब इस एनुअल प्लान्स और ये 3rd ईयर प्लान्स के बीच में हम लोग कुछ और देखने को मिला था, हम लोग को ये देखने को मिला था कि फर्स्ट टाइम ने सॉरी सेकेंड टाइम इंडिया का जो रूपी है ना उसको डिवैल्यूएट किया गया था 1966 में। क्वेश्चन आती व्हेन वाज द इंडियन रूपी डिवैल्यूएट फॉर द सेकेंड टाइम, इधर 3rd प्लान पीरियड में या फिर एनुअल प्लान। लोग कंफ्यूज हो जाते क्योंकि ये 1966 में हुआ था, तो इसीलिए अगर आपके आंसर में 3rd प्लान दिया हुआ है तो आपको 3rd प्लान कीजिएगा, अगर एनुअल प्लान दिया हुआ है तो एनुअल प्लान कीजिएगा। ठीक है, देखिएगा ऑप्शन में क्या है। फिर इस समय हम लोग को ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया था, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन जहाँ पर एग्रीकल्चर का मतलब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अच्छे से बढ़ गया था, वीट का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गया था। साथ में हम लोग नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स भी देखने को मिला था 1969 में। फिर MRTP एक्ट भी पास हुआ था 1969 में, ताकि हम लोग जो अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर को थोड़ा बूस्ट देने के लिए जो एक्ट था उसको हम लोग हटा दिए थे उस समय। तो ये सब कुछ कुछ चीज लेकिन उस समय हुआ था कि अभी हम लोग को थोड़ा सा अपने इकोनॉमी को थोड़ा सा लिबरलाइज करना पड़ेगा। अब आगे आपका 4th प्लान पीरियड, अब हम लोग सब एकदम तैयार हो गए, अब हम लोग का 4th प्लान पीरियड आने का टाइम हो गया। अब 4th प्लान पीरियड बेसिकली 1969 से लेकर 1974 के पीरियड में लेकिन आया था। इस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, उस समय हमारी प्राइम मिनिस्टर थी पहली लेडी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी लेकिन थी। ठीक है, यहाँ पर लेकिन कुछ फोकस एरियाज चेंज हो गए थे, अब हम लोग बोल रहे थे कि ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस, लेकिन 3rd प्लान पीरियड में भी सेल्फ रिलायंट ही था कि हम लोग को आत्मनिर्भर बनना है। लेकिन हम लोग यहाँ पर साथ में और एक चीज जो में हम लोग फोकस किए थे वो थे ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, कि अभी हम लोग ग्रो करेंगे लेकिन स्टेबिलिटी के साथ, कि हम लोग इन्फ्लेशन को कर्व करने का कोशिश करेंगे, कम करने का कोशिश करेंगे, हम लोग स्टेबल बनेंगे, स्टेबल इकोनॉमी लेकिन बनेंगे।
तो फिर क्या हुआ था, हम लोग का जो ड्राउट और इंडो पाक वॉर, यहाँ पर तो हमारी सारे पैसे खत्म हो गए थे। तो इसलिए हम लोग को यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स देखने को जैसे मिले थे, वैसे देखने को मिला था। इन्फ्लेशन जो है डबल डिजिट में चल गया था, डबल डिजिट। ऐसे तो हमारा इन्फ्लेशन जो होता है सिंगल डिजिट में होना चाहिए, +2 -2 के बीच में, लेकिन यहाँ पर डबल डिजिट हो गया था। साथ में फिजिकल डेफिशिएंट्स भी इतने हाई हो गए थे। साथ में जो हायर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, उसमें भी सब्सिडीज इंड्यूस था। फिर डायरेक्शन नेशनलाइजेशन को, मतलब बैंक्स को नेशनलाइज करने की तरफ हम लोग का डायरेक्शन बढ़ता गया था। तो ये कुछ चीज़ हम लोग देखने को मिला था उस समय। आप लोग उस समय का सिचुएशन को इमेजिन कर सकते, जब इंदिरा गांधी इन पावर में आई। उस समय ये इंडो पाक वॉर, इंडो चाइना वॉर से हम लोग अचानक से मतलब कमी हुआ था। उस समय इन्फ्लेशन इतना हाई था, चीज़ें की दाम इतनी बढ़ी हुई थी। गवर्नमेंट एक बहुत ज़्यादा फिजिकल डेफिशिएंट से गुजर रहा था। गवर्नमेंट का नॉन प्लान एक्सपेंडिचर इतना बढ़ गया था। तो उस समय गवर्नमेंट और क्या क्या स्टेप्स लेती ताकि अपने इकोनॉमी को फिर से वो रिवाइव कर सके। रिवाइव की भी, ऐसा बात नहीं की। यहाँ जो है ना, गरीबी हटाओ जो एक टर्म है, बेसिकली उसको कॉइंड किया गया था, गरीबी हटाओ। क्योंकि गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी इन्फ्लेशन के कारण। लोगों के पास पैसा नहीं है, खाने को नहीं है, तो गरीबी तो आएगी। साथ में उस समय इंदिरा गांधी ने सबसे बड़ा जो काम किया, उन्होंने क्या किया, जो बैंक्स है उसमें 14 बैंक को उन्होंने नेशनलाइज कर दिया। अब नेशनलाइज करने के पीछे का मेन कारण उनका क्या था? उनका मेन ये कारण था कि अब जो है गवर्नमेंट जो बैंक्स के द्वारा दिए गए लोन्स और ये सब को अब बैंक्स के द्वारा दिया जाएगा, इसको रेगुलेट किया जाएगा। गवर्नमेंट के हाथ में हो गई बैंक्स तो सारी, तो अब बैंक्स तो इसके अपने मर्जी से अब चल नहीं सकती है। तो यहाँ पे इसलिए उनको उस समय नेशनलाइज करना पड़ा था ये बैंक्स को। साथ में इंडिया और एक जो इम्पोर्टेंट चीज उस समय हुई थी, वो थी हम लोग की पोखरण 1। पोखरण 1 जो बेसिकली न्यूक्लियर टेस्ट उस समय हम लोग कैरी आउट किए थे, वो भी 1974 में। ठीक है, उस पोखरण 1 का जो था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्माइलिंग बुद्धा। सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट जो इंडिया कैरी आउट किया था 1974 में। क्योंकि हम लोग अब समझ गए थे कि हम लोग को इकोनॉमी के साथ साथ डिफेंस में भी अपने आप को आगे रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर अभी हम लोग को और कोई युद्ध में ये कर दिया तो हम लोग लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग अपना न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण 1 उस समय किए थे। लेकिन उस समय हम लोग को और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम लोग इंडिया फेस किया था, वो था ऑयल क्राइसिस ग्लोबल लेवल में 1973 में। लेकिन एक बहुत बड़ी ऑयल क्राइसिस आ गई थी, जिसके कारण आपका ऑयल का प्राइसेस क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा, लेकिन बढ़ गया था। अब ऑयल तो हर जगह काम पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन और बाकी सब जगह प्रोडक्शन में भी ऑयल का ज़रूरत पड़ता है, पेट्रोलियम का ज़रूरत पड़ता है हम लोग को। लेकिन वही ये ऑयल क्राइसिस जो है इंडिया के लिए बहुत ही गंदा साबित हुआ था उस समय। ये इंडिया पर बहुत असर किया था, क्योंकि इंडिया में तो इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है। तो इसीलिए किसी भी तरह का ऑयल में प्राइसेस में चेंज होने से इंडिया पर उसका इम्पैक्ट पड़ता ही है। आप लोग प्रेजेंट में भी ये चीज़ देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग टारगेट कितना रखे थे, यहाँ पर टारगेट रखे थे 5.6, लेकिन हम लोग ग्रो कितना किए, 3.3। ठीक है, फोर्थ प्लान पीरियड में हम लोग ऐसा ग्रो किए थे। ये भी इतना ज़्यादा सक्सेसफुल लेकिन नहीं था। अब रिवाइज कर लीजिए आप लोग एक बार, गरीबी हटाओ कॉइंट किया गया टर्म जो है वो कॉइंट किया गया था। साथ में इंदिरा गांधी जो थी उस समय बैंक्स को नेशनलाइज की कि नहीं, अब बैंक्स को नेशनलाइज करना पड़ेगा, हमको अपने हाथ में इसको लेना पड़ेगा, तब जाके हम रूरल एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट दे पाएंगे। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन जैसा चीज़ शुरू हुआ था, जहाँ पर वीट का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। डिफेंस सेक्टर में अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए स्माइलिंग बुद्धा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। फिर ऑयल क्राइसिस, ये सब कुछ हम लोग को देखने को मिला था। फिर हम लोग को नेक्स्ट जो प्लान था वो था आपका 5th 5 ईयर प्लान। इस प्लान में लेकिन एक लोचा हो गया था। ठीक है, इसमें बहुत लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते, तो इसमें हम आगे पहले आपको बता देते। तो यहाँ पर जो हम लोग का टाइम फ्रेम था ना, 1974 से 1979 के बीच में था ये। इसका मेन जो प्लान का जो स्ट्रेस था वो था एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एलिविएशन और तीसरा था जस्टिस। ये 3 चीज पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लेकिन उस समय स्ट्रेस किए थे, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एलिविएशन एंड जस्टिस। यहाँ पर हम लोग और एक क्या चीज़ देखने को मिला था हम लोग को, कि हम लोग किस में फोकस किए थे, सेल्फ रिलायंस इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन
एंड डिफेंस में हम लोग अपने आप को सेल्फ रिलायंट लेकिन अब बनाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग टारगेट कितना कर किए थे, 4.4% का टारगेट किए थे, लेकिन हम लोग कितना अचीव किए, 4.8। तो हम लोग अच्छा ही अचीव किए थे, अच्छा था, सक्सेसफुल था। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पर गरीबी हटाओ का हम लोग का मेन नारा था कि गरीबी को अब हटाना ही पड़ेगा इंडिया से, यानी हम लोग को एम्प्लॉयमेंट देना ही पड़ेगा। इसीलिए मिनिमम नीड्स प्रोग्राम आया था। मिनिमम जो मिनिमम इंसान का जो नीड्स है उनको हम लोग सेटिस्फाई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फूड, क्लोथ, शेल्टर, ये जो मिनिमम नीड्स है उनको हम लोग सेटिस्फाई करेंगे। और इसी के लिए बेसिकली ये 20 पॉइंट प्रोग्राम उस समय लॉन्च की गई थी 1975 में, 5 ईयर प्लान के तहत। लेकिन यहाँ पर हम लोग को और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखने को मिलता है वो है कि यहाँ पर 1978 में मोरारजी देसाई गवर्नमेंट लेकिन आ गई थी, पावर में आ गई थी। अब वो बोले कि नहीं भाई, अब ये 5th 5 ईयर प्लान जो कांग्रेस ने बनाया उसको तो हटाओ, हम अपना प्लान लेके आएंगे। अब वो जो प्लान लेके आए वो थे रोलिंग प्लान। ये रोलिंग प्लान बेसिकली 1978 से लेके 1983 तक की थी प्लान पीरियड, लेकिन ये मोरारजी देसाई गवर्नमेंट भी ज़्यादा दिन तक टिकी नहीं। तो इसीलिए ये 1978 से लेके 1980 तक ही थी ये प्लान। उसके बाद इसको हटा दिया गया था कि नहीं भाई अब इसको हटाओ। अब जब कांग्रेस आई 1980 में, जब कांग्रेस आई ना, उस समय पावर में जब कांग्रेस आई 1980 में, तो ये जो 2 साल का पीरियड था, 2 साल का जो पीरियड था 1978 से लेके 1980 के बीच में, उन्होंने क्या किया, 1978 से लेके 1979 को तो 5th 5 ईयर प्लान में इंक्लूड कर दिए कि नहीं भाई अब से ये जो 1 साल है वो तो 5th 5 ईयर प्लान में काउंट होगा, और 1979 से लेके 1980 में वो जो ईयर है उसको हम लोग एनुअल प्लान गिनती कर लेंगे। तो ऐसा उन्होंने एडजस्टमेंट एक तो करके ऐसा एक तो ड्राफ्ट कर लिया था। इसलिए हम लोग को उस समय एक एनुअल प्लान देखने को मिलता है और 1 साल जो है वो 5 ईयर प्लान के साथ मर्ज कर दिया गया था। तो एक्चुअल में हम लोग पहले 3 और अभी 4 एनुअल प्लान्स लेकिन देख लिए। उसके बाद जो हम लोग देखते हैं वो है आपका 6th 5 ईयर प्लान। लेकिन इसके पहले हम लोग एक बार ये देख लेते कि 5th 5 ईयर प्लान जब हुआ था तब उस समय कुछ कुछ स्कीम्स आए थे। वो थे आपके इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है। फिर फूड फॉर वर्क प्रोग्राम आया था 1977 में। फिर अंत्योदय योजना आया था 1977-1978 में। ट्राइसम योजना आया था, ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये जो प्लानिंग किया जाता है एक्चुअल में, इस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऐसे ऐसे स्कीम्स लेकिन लेके आया जाता है कि कैसे हम लोग एम्प्लॉयमेंट दे लोगों को। तो ये स्कीम लेके आ गया ट्राइसम वाला जो स्कीम। फिर ICDS क्यों लेके आ गया था, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ठीक कर सके, हम लोग पॉवर्टी से उनको हटा सके, ठीक है। फूड दिया गया था उनको ज़्यादा। अंत्योदय योजना हम लोग ये जो टारगेट था हम लोग का पॉवर्टी एलिविएशन, इसके तहत ही इतने सारे लेकिन उस समय इम्पोर्टेंट स्कीम्स लेकिन लेके आए गए। ICDS जैसा स्कीम जो उस समय लेके आया गया था, इसी के तहत ICDS तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, आप लोग सभी को पता है। अभी भी ये स्कीम चल रही है। तो क्यों चल रही है अंत्योदय अन्न योजना, अभी भी चल रही है क्योंकि ये सब पॉवर्टी को हटाने की स्कीम्स हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कैसे पॉवर्टी को लेकिन हटा सके। फिर आया आपका 6th 5 ईयर प्लान। अब 6th 5 ईयर प्लान कब आया था, 1980 से लेके 1985। ये ना इम्पोर्टेंट प्लान है। बेसिकली 1980 में इंदिरा गांधी तो थी, लेकिन इंदिरा गांधी का डेथ बीच में हो गया था। फिर 1984 में राजीव गांधी आ गए थे। तो इस प्लान पीरियड में 2 प्राइम मिनिस्टर हम लोग को देखने को मिलता है। यहाँ पर हम लोग ने क्या फोकस, मेन फोकस हम लोग का क्या था यहाँ पर, वो था हम लोग का मेन फोकस था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। साथ में हम लोग IT सेक्टर को भी डेवलप करने के लिए सोचे थे कि हम लोग IT सेक्टर जो कंप्यूटर बेस्ड सेक्टर है उनको भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लेकिन डेवलप करेंगे, ठीक है। फिर इसके तहत बेसिकली नमाड एस्टैब्लिश हुआ था, नमाड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल क्रेडिट, ताकि रूरल एरियाज में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड कर सके लोगों को। ये जो नमाड है वो किसके रिकमेंडेशन से एस्टैब्लिश हुआ था, सेवारमन कमेटी के रिकमेंडेशन से लेकिन एस्टैब्लिश हुआ था। और कब एस्टैब्लिश हुआ था, 12 जुलाई 1982 में लेकिन एस्टैब्लिश हुआ था।
इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा कि सिक्स प्लान पीरियड में नमाज आया था। नमाज का एस्टैब्लिशमेंट डेट भी बहुत जगह पूछा जाता है। इसके पीछे मतलब इसको एस्टैब्लिश करने के पीछे का मेन एम क्या था कि रूरल एरियाज में हम लोग लोगों तक क्रेडिट पहुंचा सके, उनको बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी दे, उनको जॉब्स दे। तो इसीलिए ये बैंक को एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, यहाँ पर हम लोग फैमिली प्लानिंग को लेके भी आए थे, फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट भी हम लोग लेकिन यहाँ पर लेके आए थे। इस प्लान में हम लोग देखते हैं कि हम लोग का टारगेट कितना था, टारगेट था 5.2, हम लोग अचीव कितना किए थे, अचीव किए थे हम लोग 5.7। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक तरह से बोल सकते हैं कि ये बहुत सक्सेसफुल ही प्लान था। फिफ्थ वाला में हम लोग देखते हैं कि कितना था 4.4 एंड 4.8, लेकिन ये तो पहले एक साल पहले इसको टर्मिनेट कर दिया, बहुत लोचा हुआ था इसमें। और इसमें ये एक सक्सेसफुल प्लान था। सिक्स प्लान पीरियड जो था वो एक सक्सेसफुल प्लान पीरियड लेकिन था। आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे भी दिए जाते हैं कि कौन कौन सा प्लान इसमें सक्सेसफुल था, तो फर्स्ट तो था ही, सिक्स था, फिफ्थ भी आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, फिर आपका एट था। इस प्लान पीरियड में बेसिकली देखा गया कि कुछ कुछ स्कीम्स लेके आया गया था। इंपॉर्टेंट स्कीम्स उस समय क्या था, हाँ, एनआरईपी। एनआरईपी क्या है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम उस समय गवर्नमेंट द्वारा लेकिन लेके आया गया था। ये इंपॉर्टेंट एक तो है नेशनल रूरल एम्प्लॉय, ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये वाला एक स्कीम उस समय लेके आया गया था ताकि रूरल लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हम लोग प्रोवाइड कर सके। फिर आईआरडीपी भी लेके आया गया था। आईआरडीपी, आईआरडीपी क्या है आप बताइए, तो आईआरडीपी क्या, हाँ, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। रूरल एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप एम्प्लॉयमेंट करवाने के लिए बेसिकली ये सब इंपॉर्टेंट स्कीम्स लेके आए थे। ये स्कीम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका डेट आता है कि इसको कब लाया गया था। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कब लाया गया था, 1980 में लाया गया था। ये नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम कब लाया गया था, ये भी 1980 में लाया गया था। ठीक है, तो ये दो इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स बेसिकली इस प्लान पीरियड में लेकिन लाया गया था। तो इसको आप लोग एक बार लर्न कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके। यहाँ पर नमाज एक्स्टैब्लिश हुआ था इस समय, लेकिन एग्जिम बैंक भी एक्स्टैब्लिश हुआ था। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक जो है ना उसको एक्स्टैब्लिश किया गया था 1982 में। फिर इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम IRBI भी बोलते हैं, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, इसको भी लाया गया था। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट ये सब चीज़ें, ये सब जो स्कीम्स इस प्लान पीरियड में लेके आया गया था ये, और जो जो बैंक्स एक्स्टैब्लिश हुए थे जो जो प्लान पीरियड में, वो सब आप लोग अच्छे से एक नोट बना लीजिएगा एक कॉपी में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग दिस वीडियो। एंड अगर आप लोग किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू।